हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो हम कर रहे थे 6th की हिंदी व्याकरण से पार्ट 6 समास, जिसमें हमने समास के 2 पार्ट कर लिए थे, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। तो नंबर 3 है हमारा द्विगु समास। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो हमने 2 कर लिए थे, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। नंबर 3 पे है द्विगु समास। तो द्विगु समास के अंदर क्या होता है? द्विगु समास में पूर्व पद प्रथम पद संख्यावाची होता है। पूर्व पद मीन्स जो प्रथम पद होता है, क्या होता है वो? संख्यावाची मीन्स संख्या होता है वो। जैसे पंचतंत्र। पंचतंत्र के अंदर 2 पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद क्या है इसका? पंच, और उत्तर पद क्या है? तंत्र। तो पूर्व पद जो है इसका संख्यावाची है, पंच, और जो इसका मीनिंग होता है वो क्या होता है? पंचतंत्र मीन्स 5 तंत्रों का समूह। तो द्विगु समास के अंदर जो इसका पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है और पूरे समूह का बोध कराता है। जो इसका सामासिक पद होता है वो पूरे एक समूह का बोध कराता है। जैसे पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह, तो समूह का बोध कराता है, तो वो द्विगु समास होता है। इसकी परिभाषा क्या होगी कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो और पूरा सामासिक पद समूह का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे 2 पहर, 2 पहरों का समूह, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह, अठन्नी 8 आनों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह। ऐसे जो समास जिसके अंदर पूर्व पद संख्या हो तो वो द्विगु समास होता है। नेक्स्ट है नंबर 4 द्वंद्व समास। द्वंद्व मीन्स क्या होता है? जोड़ा, कि जो समास हमें जोड़े से मिलता है। जैसे कि भाई इस समास के अंदर क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों ही पद समान होते हैं, और इसमें जो समस्त पद बनाते हैं तब क्या होता है? और, या, एवं आदि योजक चिन्हों का लोप हो जाता है। कि जो इसके अंदर जो जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे समास विग्रह का, तो जो विग्रह के अंदर या, और, एवं होते हैं तो उनका लोप हो जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे खरा खोटा, खरा या खोटा, दिन रात, दिन या रात, सुख दुख, सुख और दुख, राजा रंग, राजा और रंग, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप या पुण्य, गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य। तो ये जब हम इसका सामासिक पद बनाते हैं तो या, और, एवं आदि शब्दों का लोप हो जाता है। इनको क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। जो 2 शब्दों को आपस में जोड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। तो इन योजक चिन्हों का लोप हो जाता है। तो द्वंद्व समास की क्या परिभाषा होती है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। नंबर 5 है हमारा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है? अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है। इस समास में क्या होता है? जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है। और अव्यय क्या होते हैं? जिसमें लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, जिन शब्दों में वो अव्यय होते हैं। तो सभी पदों में पहले पद की प्रधानता होती है। एक तो पहला पद अव्यय होता है और जो भी इसका समस्त पद होगा उसमें क्या होगा? पहले पद की प्रधानता होती है। जैसे प्रतिदिन में दिन की नहीं प्रति की प्रधानता है। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि जिस समास में पहला पद या शब्द प्रधान व अव्यय हो तथा समस्त पद अव्यय बन जाए उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे आजीवन, आजीवन में पूर्व पद क्या है? आ, उत्तर पद जीवन। इसका विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? जीवन भर। निडर, नी डर, डर के बिना, यथाशक्ति, यथा शक्ति,
शक्ति के अनुसार। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, इसके अंदर जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है और जिससे पूरा जो सामासिक पद होता है वो अव्यय बन जाता है, वो अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट है हमारा बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद, बल्कि कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। दो पद होते हैं हमारे समास में, पूर्व पद उत्तर पद। तो इसमें बहुव्रीहि समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी अन्य तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। अभी इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे परिभाषा क्या होगी इसकी, कि जिस समास में कोई पद प्रधान ना हो अपितु समस्त शब्द किसी अन्य अर्थ का बोध कराते हो, कि जिसमें कोई पद प्रधान ना हो लेकिन जो वो हमें अर्थ करा रहे हैं, जिस अर्थ का बोध करा रहे हैं वो किसी अन्य अर्थ का बोध कराते हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल है नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, विग्रह क्या हुआ इसका, नीला है कंठ जिसका। तो किसका होता है नीला कंठ, हमें किस अर्थ का बोध करा रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं, शिव। कौन होता है नीलकंठ, किसको बोलते हैं, शिव जी को। ऐसे ही दशानन, दश हैं आनन जिसके, दश मीन्स 10, आनन मीन्स सिर हैं, कि 10 सिर किसके होते हैं, रावण के। किसका बोध कराता है ये शब्द हमें, दशानन, रावण का। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। पीताम्बर, पीत हैं अंबर जिसके, कि जिसके अंबर मीन्स वस्त्र, कि जिसके वस्त्र पीले हैं। कौन होता है, श्री कृष्ण या श्री हरि विष्णु। हंसगामिनी, हंस पर गमन करती है जो, कौन हो गया, सरस्वती। कुछ याद रखने योग्य बातें, कि दो शब्दों के मेल से समास बनता है। समास से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। समस्त पद के अंगों को अलग करना विग्रह कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। जब हम समस्त पद के अंगों को अलग करते हैं तो समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद व उत्तर पद। और समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं समास के। तो अभी इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में क्या अंतर होता है। तो जो बहुव्रीहि समास होता है उसमें तीसरा पद प्रधान होता है, मीन्स कोई अन्य ही पद प्रधान होता है और विशिष्ट अर्थ को बताता है। अभी हमने पढ़ा जैसे हंसगामिनी, हंस पर गमन करने वाली है जो, या फिर गमन करती है जो मीन्स सरस्वती। या फिर लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। जबकि जो कर्मधारय समास होता है उसमें उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों में क्या होता है, विशेष्य विशेषण या उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है। जैसे महान आत्मा, क्या बना, महात्मा।